हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनको बता दिया हमारे जवाब की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में इतना। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, और जिसका भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हमसे पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, तो जाइए वहाँ पे फटाफट आप हमें फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, अपना जो पीडीएफ उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है साथ ही वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है, और अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा यूपीबीएड का, जाके फॉर्म भर लीजिए। ये महीने की एंड तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। ठीक है, और बिहार वालों का जो फॉर्म है अगले महीने 9 तारीख को आने वाला है, तो वो लोग भी अपना रेडी रहेंगे फॉर्म के लिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कल से मतलब आज से जो आपकी क्लास नहीं आने वाली थी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका अटेंडेंस और कम होते रहेगा तो मैं हो सकता है कि क्लास बंद कर दूं। ठीक है, जब एग्जाम आएगा उसके बाद आपकी वापस क्लास स्टार्ट कर दूंगा अगले महीने से। वरना अगर ऐसे अटेंडेंस आते रहेगा तो आपकी क्लासेस जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आपका गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका गलत है। पहला क्या देगा, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ये भी सही है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही बात है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत बात है। ठीक है, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बनता है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। तो देखिए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो जो आपका दिया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, बताइए। जॉर्डन की राजधानी कौन सी, साथियों इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जॉर्डन की राजधानी की अगर बात की जाएगी आपकी, अम्मान है। अम्मान जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, और इसकी जो मुद्रा है आपकी दिनार है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, बताइए। मंगोलिया की मुद्रा इसमें से कौन सी हो जाएगी साथियों। लियो है, टोगरोग है, कयात है, या मेटिकल है। तो देखिए, मंगोलिया की मुद्रा आपकी टोगरोग है, टोगरोग जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से किसका है, और इसकी राजधानी आपकी उलान बटोर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश कौन सा, बताइए। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इंडोनेशिया है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसका में। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, 259 मिलियन इसकी जनसंख्या है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश आपका चीन है, यानी कि चाइना है, जिसकी आपकी 1378 मिलियन की जनसंख्या है। दूसरा आपका भारत है, जिसकी 1329 मिलियन की जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया जो है बांग्लादेश का 5वां स्थान है। ठीक है, एशिया में आपका बांग्लादेश आपका 5वां स्थान है। ठीक, एशिया में बांग्लादेश आपका 5वें स्थान पे आता है। छठा नंबर क्या है, निम्नलिखित
दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, बताइए। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्राजील। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। ब्राजील में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। यह वन जो आपका अमेजन बेसिन के आसपास विस्तृत है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 7वां नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगी। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के त्रंबक पहाड़ी से निकलती हुई है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हुआ 8वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 दिसंबर को। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही तो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष जो है आपका 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 9वां नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाएगी साथियों, तो आपका जो स्थित है आपका द हेग, किसमें? तो नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड द हेग में स्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1945 में की गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर क्या देगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किसमें होते हैं, बताइए। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फल में, ठीक है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो आपके फल में परिवर्तित होते हैं। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपको यहाँ पे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 11 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। पौधों में पानी और पोषक तत्वों की परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? पौधों में पानी और ऊतक पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो देखिए पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी संवहनी ऊतक को आपका जाइलम कहा जाता है। जाइलम जो आपका दिया गया सीएल ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को। जबकि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन आपका फ्लोएम द्वारा किया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम द्वारा और पानी और पोषक तत्वों का जो आपका परिवहन है जाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका 12 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुना, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रेड मोल्ड आपका ऐसा पौधा है जो आपका पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधा है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ब्रेड मोल्ड आपका पुनर्उत्पादक बीज उत्पादन पौधा हो जाएगा, ठीक। क्लियर से को कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन को उत्तर देंगे, आपका 13 नंबर क्या देगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर को। और आपका इंडिया में 14 सितंबर को जो आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। किसने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने जो है अधिग्रहित चरित्र के विरासत को जो है विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने जो आपका अधिग्रहित चरित्र की विरासत को जो विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक। क्लियर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए।
रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक की बात की जाएगी साथियों, कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नंदन नीलेकणी। ठीक है, नंदन नीलेकणी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक आपके नंदन नीलेकणी। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, बताइए। पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश है साथियों किसके द्वारा की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश आपकी विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा जो आपकी की गई थी। ठीक है, यह आपकी यह कर्ज आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो विजय केलकर टास्क फोर्स जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश आपके विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी। ठीक, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 17 नंबर। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था, कहाँ पर? कोची में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या चेन्नई में? तो देखिए, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, बताइए। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आपका उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर मैंने आपको इसके बारे में कल ही आपको बताया था। तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। वर्ष 1937 में इसका नाम जो आपका संयुक्त प्रांत जो है रखा गया था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो आपका 1 नवंबर 1956 तथा राज्य का विभाजन जो आपका 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। जो कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। कब किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेगा देखेंगे। और इसका जो नाम बदला गया था ये क्लियर हुआ ना। 24 जनवरी 1950 को जो इसका नाम बदला गया था, संयुक्त प्रांत से लेके उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, और संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया था? तो 1937 में रखा गया था। ये जो आपका अवध और इसका क्या इलाहाबाद का जो क्षेत्र अलग अलग था, इलाहाबाद और कोई तो एक और क्षेत्र अलग अलग था, उसको जोड़ के संयुक्त प्रांत रखा गया था। ठीक है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म है किस शहर में हुआ था उत्तर प्रदेश के? तो आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा एटा जिले में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पटियाली गांव में हुआ था। एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसका? वर्तमान में पटियाली जो है कासगंज जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 नंबर। बताइए गाइडेंस। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो गिरिजा देवी को, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को उनके शिष्यों द्वारा जो आपका प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ठीक है, वे जो है बनारस घराने से संबंधित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन 21 नंबर उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, बताइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा आपकी नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बराइच, बलरामपुर, लखीमपुरी खीरी लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत जिलों की सीमा जो आपकी नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तो इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। और ये भी पूछा जाता है किस जिले की सीमा जो है उसके साथ नहीं लगती, तो आपका गोरखपुर उसमें ऑप्शन रहता है। तो ये सब आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कौन सी सीमा लगती है। तो यहाँ पे दिया गया महाराजगंज, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, पीलीभीत, ये सभी जिलों की सीमा जो इसके साथ लगती है उत्तर प्रदेश की। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 22 नंबर। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित होते हैं, बताइए। किसने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है कौन सा वाला? तो डी वाला विकल्प जो दिएगा श्री
गुरु गोविंद सिंह ने, जो आपका दिया गया डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो आपकी 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा एक निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं तथा योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी, बताइए। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आपकी आनंद कराज के नाम से की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गुरु अमरदास ने। ठीक है, श्री गुरु अमरदास ने जो आपकी इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, आनंद कराज की, जो कि सिख विवाह समारोह की शुरुआत है। ठीक है, क्लियर है। सिख गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आपकी आनंद कराज के नाम से की थी। इसे लवन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, लवन व्यवस्था कहते हैं। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही मिलान है? ठीक है, सही मिलान हमको सिर्फ चुनना है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो दिया गया अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार आपको जो दिया गया है तो आपका अनुच्छेद 19C में दिया गया है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और किसी पेशे का अभ्यास अपनाने का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 19G में दिया गया है, तथा शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार आपका अनुच्छेद 19B से दिया गया है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, बताइए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आप लोग को सही रहेगा। ये आपका अनुच्छेद 19C में दिया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका अनुच्छेद 19G में दिया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका किस में दिया गया? तो 19B में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्रेडिट राशनिंग, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग जो आपका राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। लोन, व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को जो आपका राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 26 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 वर्षों के लिए, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि क्या है कि नियुक्ति जो आपकी 6 वर्षों या 65 वर्ष, जो भी पहले की आयु तक जो आपका पूरा हो जाए, ठीक है, उसके लिए की जाती है। ठीक, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 27 में, बताइएगा राइट आंसर का। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, बताइए। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा स्थापित निधि है, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। इस निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे, क्या देगा 28 नंबर, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, बताइए। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला शासक आपकी रजिया सुल्तान थी, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन रहेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 29 नंबर, क्या था? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, और रजिया सुल्तान जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सबसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, इसने 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को जो है समाप्त किया था। ठीक है, क्लियर सबको। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए
30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, बताइए। जुड़वा बहन कहते हैं पृथ्वी की कौन से ग्रह को, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है शुक्र ग्रह को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़ा कहा जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी के सबसे निकट एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे जो है भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में होगा 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा जो है समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा आपका समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों समवर्षा रेखाएं द्वारा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 32 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए फफूंद या कवक के अध्ययन को जो आपका कहा जाता है कवक विज्ञान, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 33 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लैक्टोबैसिल्स, ठीक है। लैक्टोबैसिल्स जो आपका जीवाणु है दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में लैक्टोबैसिल्स। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखिए 34 नंबर, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े, बताइए। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में पसलियों के जोड़े की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो आपका दिया गया है 12, ठीक है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 35 नंबर, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। तो उष्मा का एसआई मात्रक जो आपका होता है साथियों जूल होता है, जूल, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 36 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या, बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम अगर देखने जाएगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं उसको, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम होगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है, बताइए। लोहे का अयस्क इसमें से कौन सा है, डोलेमाइट है, सिंधा नमक है, लौह उल्का है, या गैलेना या साधारण कच्चा शीशा है, तो देखिए लौह जो है उल्का, लौह उल्का जो है आपका लोहे का एक अयस्क हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा लिमोनाइट लोहे के अन्य अयस्क हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम अयस्क है, इसमें जो आपका लोहे की मात्रा आपकी 27% होती है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन रहेगा, आपको उत्तर देंगे 38 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है, बताइए। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। अधिकतम जैव विविधता जो आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर, क्या देगा, अल्बर्ट साबिन को एक दशांश विकसित करने के लिए जाना जाता है, क्या विकसित करने, बताइए। अल्बर्ट साबिन को क्या विकसित करने के लिए जो है जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पोलियो का टीका विकसित करने के लिए, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। अल्बर्ट साबिन को जो है पोलियो का टीका जो कि मुख से लिया जाने वाला होता है, यह विकसित करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जोनास सॉल को जो है पोलियो के दूसरे टीके यानी कि इंजेक्शन द्वारा लिया जाने वाला जो होता है उसके लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। इन दो टीकों द्वारा विश्व के अनेकों देशों से पोलियो का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है आपकी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सोनल मानसिंह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सोनल मानसिंह जो आपकी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में रखा 41 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर, द मिनिस्ट्री ऑफ
अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अरुंधति रॉय ने। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक आपकी अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई थी। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुका इसके बारे में। अगले क्वेश्चन रहेगा 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। उच्च पैदावार वाले बीजों, अच्छा, उच्च पैदावार वाले बीज में क्या दिया गया? उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित थे? उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे गेहूं से। ठीक है, गेहूं की बीजें हैं, यानी कि किस्में हैं सोनालिका और कल्याण। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 43 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सर्व और वाली, सर्व और वाली शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो देखिए सर्व और वाली शब्द जो आपके जुड़े हुए हैं साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेनिस से। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, सर्व और वॉली जो आपके टेनिस खेल के साथ जुड़े हुए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। भारत में 3 जनवरी, ठीक है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो देखिए भारत में 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में 30 जनवरी को जो आपका देखिए दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन जो है आपका 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक अन्य शहीद दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 45 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? बताइए। देखिए मधुबनी कला जो आपका मिथिला में प्रसिद्ध है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है वर्तमान में बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, यह कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर बनाई जाती है। इस पेंटिंग के तहत देवी देवताओं के चित्र, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि के चित्र जो है निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 में, ईमेल से ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो देखिए ईमेल प्राप्त करने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल उपयोग में आता है साथियों, कौन सा आता है? तो आपका राइट आंसर साथियों POP3। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ क्या है? क्लियर है। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 नामक प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। इसका पूरा नाम आपका देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 P है। ठीक है, यह हमें हमारे कंप्यूटर पर ईमेल मैसेज को डाउनलोड तथा प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 47 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। ठीक है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। तो देखिए भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। उन्होंने वर्ष 2000 के ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ठीक है, तो भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब, ठीक है, पहली महिला ओलंपिक खिताब किसने जीता है? तो कर्णम मलेशिया। कौन सा खिताब जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और ये क्या है? ये जो है भारत की महिला क्या थी? वेट लिफ्टर, यानी कि भारोत्तोलक थे। ठीक है, और जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 48 में क्या देगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आपका राइट आंसर साथियों मोहनदास करमचंद गांधी की है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक आपके मोहनदास करमचंद गांधी है, या महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, और इसका हिंदी रूपांतर आपका सत्य के लिए मेरे प्रयोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 में क्या है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य में। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे जो आपका
जायकवाड़ी परियोजना भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर निर्मित है। ठीक है, इसके निर्माण में जापान की सरकार ने सहयोग दिया है। इसके तहत सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा, आंसर कर जाएगा। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या, बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनाईमुड़ी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपका अनाईमुड़ी है। यह अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। इसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर की है। ठीक है, यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छे लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट पर अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और आप सब जो लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो क्लास में अपना अटेंडेंस है और बढ़ाइए। ठीक है, जिससे क्या है हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए क्लास बनाने में। ठीक है, तो आप लोग जितना अटेंडेंस बढ़ाएंगे उतने हमको भी अच्छा लगेगा और आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।